फिल्म की शुरुआत साल 1947 में अलास्का से होती है, जहां एक आदमी बर्फीले तूफान के बीच चल रहा है। वो एक केबिन के पास पहुंचता है और किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे एक भयानक गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद कहानी एक तेल खोजने वाली टीम पर आती है जो ताश खेल रहे होते हैं। उनके साथ एक महिला भी है जो उनमें से एक को डांस के लिए बुलाती है। तभी उन्हें फिर से वही भयानक आवाज सुनाई देती है, जिससे सब डर जाते हैं। दोस्तों ने उसे समझाया कि शायद कोई भालू होगा, इसलिए वो सोने चली जाती है। रात को उसे कुछ ठोकने की आवाज आती है तो वो बाहर जाकर देखती है। उसका साथी छत ठीक कर रहा था। वो उसकी मदद करने लगती है। तभी अचानक कोई चीज उसके साथी को ऊपर खींच लेती है और उसे बेरहमी से मार डालती है। तभी खबरों में बताया जाता है कि अरबपति मैरियल संडे और उनकी टीम अलास्का में गायब हो गई है। उनके बेटे मैरियल जूनियर इंटरव्यू में कहते हैं कि उनके पिता वापस नहीं आए हैं और वो अब लापता हैं। वो उन्हें ढूंढने का वादा करते हैं और एक बेहतरीन रेस्क्यू टीम तैयार करते हैं। इस टीम में सुपरवाइजर लिएंडर कोट्स, जानवरों की विशेषज्ञ डॉक्टर मार्गरेट लैम्ब, जिनकी जुड़वा बहन भी लापता है, रेडियो एक्सपर्ट बुकर मार्चमंट और बम धमाकों के एक्सपर्ट डैन व्हिट शामिल हैं। दूसरी तरफ एली बैनिस्टर, जो हॉलिस की बेटी है, नक्शों के बारे में एक लेक्चर दे रही होती है। लेक्चर के बाद बेल पार्कर उसके पास आती है और बताती है कि मैरियल जूनियर ने उसे भेजा है। एली को समझ आ जाता है कि ये उसके पिता के लापता होने के बारे में है। बेल बताती है कि हॉलिस और बाकी सब अचानक गायब हो गए हैं। एली को पहले यकीन नहीं होता क्योंकि उसके पिता 15 साल से उससे दूर थे, लेकिन जब वो सुनती है कि आखिरी कॉल मदद के लिए था तो वो डर जाती है। बेल कहती है कि एली नक्शों में बहुत माहिर है, इसलिए मैरियल जूनियर चाहते हैं कि वो इस टीम का नेतृत्व करे। एली खतरे से डरती है, लेकिन बेल उसे भरोसा दिलाती है कि उसके साथ काम सफल होने की उम्मीद ज्यादा है। बेल जब जाने की तैयारी करती है तो एली उसे एक कंपास देती है जो उसके पिता हॉलिस ने उसे दिया था। बेल के जाने के बाद एली अपनी माँ के गायब होने वाली खबर का पुराना अखबार देखती है और तय करती है कि उसे कुछ करना होगा। कुछ समय बाद वो ग्रुप के साथ पहुंचती है और मैरियल जूनियर उसे टीम की नेविगेटर के रूप में मिलवाते हैं। बाद में वो सब अलास्का पहुंच जाते हैं। एली नाव से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन शोर के कारण कुछ सुनाई नहीं देता। बुकर बताता है कि तूफान नाव तक पहुंच चुका है और सब कुछ दिनों के लिए फंस जाएंगे। टीम के बाकी लोग इंतजार करते हैं और डैन टेंट लगाने की कोशिश में जूझ रहा होता है। मार्गरेट उसे बताती है कि जमीन पूरी तरह जमी हुई है और गर्मियों तक ऐसी ही रहेगी। जब एली और बेल लौटे हैं तो मैरियल जूनियर पूछता है कि क्या पता चला। एली बताती है कि तूफान की वजह से सिग्नल कट गया है। मैरियल जूनियर चिढ़ जाता है, लेकिन एली कहती है कि अभी इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर डैन भड़क जाता है और शिकायत करता है कि वो 3 दिनों से एली का पीछा कर रहे हैं और कुछ हासिल नहीं हुआ। बेल उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन डैन कहता है कि वो सब भी बाकियों की तरह मर जाएंगे। वो मैरियल जूनियर से कहता है कि शायद उनके पिता पहले ही मर चुके हैं और एली की वजह से उन्हें बचाना नामुमकिन है। बुकर बीच में टोकते हुए कहता है कि अब उन्हें खुद ही सब करना होगा क्योंकि समुद्री लहरों की वजह से नाव ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। डैन शिकायत करता है कि वो जमीन को धमाके से उड़ा नहीं सका, लेकिन एली एक जुगाड़ वाले शेल्टर का सुझाव देती है। तभी मैरियल जूनियर उसे टोकता है और डैन को धमाका करने के लिए कहता है। डैन सब तैयार करता है और दूर हटकर धमाका कर देता है, जिससे जमीन में एक गड्ढा बन जाता है। बाद में जब सब लोग बात कर रहे होते हैं, मैरियल जूनियर एली के पास आता है और पहले बुरा बर्ताव करने के लिए माफी मांगता है। एली उसे बताती है कि वो तूफान की वजह से नहीं भटके हैं, बल्कि उसका कंपास कुछ गड़बड़ दिखा रहा है जिसे वो समझ नहीं पा रही है। मैरियल जूनियर उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। उसी समय डैन पूछता है कि मार्गरेट जैसा जानवर विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम में क्या कर रहा है। मार्गरेट बताती है कि उसकी अपनी जुड़वा बहन उस लापता ग्रुप में रसोइयां थी जिसे ढूंढने वो आई है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। एली कंपास वाली बात बताती है तो मार्गरेट कहती है कि वो मैग्नेटिक नॉर्थ के करीब है, जहां ऐसी अजीब घटनाएं और राक्षसों की कहानियां होना आम बात है। बेल इस पर सवाल उठाती है तो एली कहती है कि ये कहानियां इसलिए बनी हैं ताकि लोग उन जगहों पर न जाएं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। तभी डैन को एक आवाज सुनाई देती है। वो दूसरों से पूछता है, लेकिन लिएंडर उसे मजाक न करने को कहता है। डैन जिद करता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। जब सबको आवाज सुनाई देती है तो लिएंडर कहता है कि शायद ये कोई पोलर बेयर होगा। मैरियल जूनियर को राक्षसों की बातें पसंद नहीं आती और वो सबको चुप करा देता है, जिससे सब धीरे से हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो डर रहा है। रात को जब सब लेटे होते हैं, डैन बाहर शौच के लिए जाने को कहता है। एली उसे रास्ता न भटकने के लिए रस्सी देना चाहती है, पर वो मना कर देता है। डैन के जाने के बाद बुकर आकर एली से पूछता है कि क्या वो बहुत घूमी है।
एली बताती है कि पहले तो बहुत घूमी, पर अब वो बाहर कम निकलती है। वो कहती है कि वो भी अपने माता पिता जैसी मशहूर खोजकर्ता बन सकती थी, लेकिन 15 साल की उम्र में पोलियो होने के कारण उसकी जिंदगी बदल गई। बुकर उसके माँ के बारे में पूछता है, पर तभी रेडियो में स्टैटिक होने लगता है और एली आराम करने चली जाती है। दूसरी तरफ डैन बाहर से जंगल में भारी आवाजें सुनता है। वो लाइट जलाकर जांच करने की कोशिश करता है, पर आवाजें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी चीख एली को सुनाई देती है। उसे एहसास होता है कि आवाज सिर्फ उसी ने सुनी है, इसलिए वो डैन को ढूंढने का फैसला करती है। निकलने से पहले वो खुद को भटकने से बचाने के लिए एक पैर से रस्सी बांधती है। एली को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता और उसे वो ठोकने जैसी आवाज सुनाई देने लगती है। मुसीबत तब बरत जाती है जब उसकी बांधी हुई रस्सी कट जाती है, जिससे वो घबरा जाती है। आवाजें तेज होने लगती हैं और वो देखती है कि कोई लाइटर जलाकर उसकी ओर आ रहा है। एली को लगता है कि वो डैन है जो सिर झुकाए चल रहा है। उसका चेहरा खून से लथपथ है और वो कहता है कि उसने मार्गरेट की जुड़वां बहन को देखा है और वो बहुत सुंदर है। जैसे ही डैन मुड़ता है, एली देखती है कि किसी चीज ने उस पर बहुत बुरा हमला किया है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। डैन एक डरावना गाना गाते हुए अंधेरे की ओर चलने लगता है। तभी एक भयानक गुर्राने की आवाज आती है। एली पीछे हटकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और वो जीव गुर्राते हुए पास आता है। वो डर के मारे जम जाती है। तभी उसे अपने साथियों की आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे पुकार रहे थे। शोर सुनकर वो जीव चला जाता है, लेकिन एली की हिम्मत चिल्लाने की नहीं होती। वो किसी तरह वापस कैंप पहुंचती है, जहां सब उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि कुछ बुरा हुआ है। मरियल जूनियर जब डैन के बारे में पूछता है तो लिएंडर बताता है कि उसे पास में ही डैन के शरीर के टुकड़े मिले हैं। मार्गरेट पूछती है कि किसने हमला किया, तो लिएंडर कहता है कि कोई ऐसी चीज जो एक इंसान को 2 हिस्सों में चीर सके। सदमे की वजह से एली कुछ बोल नहीं पाती। मार्गरेट लाश देखने बाहर जाना चाहती है, पर मरियल जूनियर उसे रोकता है। उसे यकीन नहीं होता कि डैन मर गया है। वो कहता है कि शायद वो शराब पीकर कहीं भटक गया होगा। बुकर चिढ़ जाता है और कहता है कि मरियल जूनियर सिर्फ ऐसा बचाना चाहता है और उसे मरे हुए इंसान की इज्जत करनी चाहिए। लिएंडर कहता है कि वो डैन का शरीर वापस लेकर आएंगे। इस पर मरियल जूनियर भड़क जाता है और पूछता है कि क्या डैन उसके पिता से ज्यादा जरूरी है। वो तय करता है कि पिता को बचाने के बाद वो लौटते समय डैन का शरीर ले लेंगे। जब वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो बेल को भी वहीं ठोकने वाली आवाज सुनाई देती है और वो सोच में पड़कर पीछे छूट जाती है। मार्गरेट और लिएंडर उस बेरहमी के बारे में बात करते हैं जिससे डैन मारा गया। अंत में एली मरियल जूनियर को नक्शे पर सही रास्ता दिखाती है, लेकिन वो उसकी बात अनसुनी कर देता है और अपनी मर्जी से दूसरे रास्ते पर जाने की जिद करता है। उसी समय कोर्ट्स ने गौर किया कि बेल गायब है और उसने सबको इस बारे में बताया। सब उसे आवाजें देने लगे। कोर्ट्स ने कहा कि वो उसके निशानों का पीछा करेगा और बाकियों को आगे बढ़ने को कहा, लेकिन एली को डैन के साथ हुई घटना याद आ गई और वो डर गई। कोर्ट्स ने कहा कि उसे पता है वो क्या कर रहा है। मार्गरेट भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद बेल को चोट लगी होगी। वो दोनों बेल को खोजने निकल गए, जबकि बाकी लोग मैरियल जूनियर के बताए रास्ते पर चलते रहे। कुछ देर चलने के बाद मैरियल जूनियर को एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर है। उसने इसका दोष एली पर मरने की कोशिश की, लेकिन एली ने 2 टूक जवाब दिया कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी। इसके बाद वो दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ गई। खोज के दौरान मार्गरेट को बर्फ में एक बहुत बड़ा पैरों का निशान मिला, लेकिन उसे जांचने का समय नहीं मिला, क्योंकि तभी बेल के चीखने की आवाज आई। वो दोनों आवाज की तरफ भागे। कोर्ट्स निशानों का पीछा कर ही रहा था कि उसे अपनी तरफ कुछ आता दिखा। उसने अपनी बंदूक तान ली, लेकिन वो मार्गरेट थी। तभी दोबारा चीखें गूंजी। वो दोनों आवाज की दिशा में दौड़े और देखा कि वो राक्षस बेल को घसीट रहा है और उसने उसे बेरहमी से मार डाला। जब वो जानवर वहां से चला गया तो कोर्ट्स मदद के लिए भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेल ने उसके हाथों में दम तोड़ दिया। कोर्ट्स रोने लगा और मार्गरेट डर के मारे ये सब देखती रही। दूसरी तरफ बाकी ग्रुप को पुरानी चौकी मिल गई। वो खुशी खुशी अंदर गए, लेकिन वहां सब कुछ तबाह था और टीम का कोई पता नहीं था। मैरियल जूनियर परेशान हो गया कि उसके पिता कहाँ हैं। तभी एली ने देखा कि डॉक्टर मार्गरेट ठंड की वजह से बेहोश पड़ी है। उसने मदद के लिए दौड़ते हुए बेल और कोर्ट्स के बारे में पूछा। मार्गरेट ने बताया कि वो जान बचाकर वहां भाग आई और कोर्ट्स उस जीव का शिकार करने निकला है। साथ ही उसने सबको एक बहुत बड़ा दांत दिखाया। थोड़ी देर बाद कोर्ट्स खामोशी से वापस आया और जब उससे बेल के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो मारी गई है। एली पूछती है कि क्या उसने उस जीव को देखा था। कोर्ट्स बताता है कि वो 2 पैरों पर चलने वाला एक बहुत ही भयानक और विशाल जानवर है जिसने बेल को बहुत आसानी से मार डाला। ये सुनकर मैरियल जूनियर गुस्से में आ जाता है और कोर्ट्स पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो ग्रुप की रक्षा नहीं कर पाया। कोर्ट्स उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बुकर उसे ये कहकर रोकता है कि मैरियल जूनियर सिर्फ एक आम नागरिक है। कोर्ट्स कहता है कि बेल उसकी वजह से मरी है और
और अब वो उस जीव का शिकार करके बेल की मौत का बदला लेगा। मार्गरेट बीच में इंटरफियर करती है और जिगैंटोपिथेकस नाम के एक जानवर का जिक्र करती है। ये एक विशाल काय प्री हिस्टोरिक बंदर था जिसे विलुप्त मान लिया गया था। एली हैरानी से पूछती है कि क्या वो हजारों साल पुराने किसी राक्षस की बात कर रही है। मार्गरेट कहती है कि शायद उसी प्रजाति का कोई पूर्वज आज भी इस इलाके में जिंदा है। एली कोर्ट से कहती है कि उन्हें साथ रहना होगा क्योंकि अगर उस जीव ने फिर हमला किया तो सबको मिलकर उसका सामना करना पड़ेगा। मरियल जूनियर डर के मारे आपा खो देता है और कहता है कि उन्हें तुरंत वापस जाकर सरकार से मदद मांगनी चाहिए। तभी उस प्राचीन जीव के गुर्राने की आवाज आती है जिससे साफ हो जाता है कि वो करीब है। कोर्ट्स मरियल जूनियर से कहता है कि अब वापस जाने का फैसला लेने के लिए बहुत देर हो चुकी है और सबको खिड़कियों से दूर रहने को कहता है। जानवर पास आने लगता है और सब अलर्ट हो जाते हैं। तभी मैरियल जूनियर रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है जिससे कोर्ट्स का ध्यान भटक जाता है और अचानक वो जीव कोर्ट्स पर हमला कर देता है। एली उसका खून रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो जीव कोर्ट्स को खींच कर ले जाता है। बुकर किसी तरह एली को संभालता है। खिड़की को बंद करने के बाद मार्गरेट एली को बताती है कि वहां मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि उसकी बहन भी। लेकिन उसे लगता है कि हमले के वक्त हॉलिस वहां नहीं थे, जिससे एली को एक उम्मीद मिलती है। बुकर को पता चलता है कि रेडियो का एंटीना टूट गया है और उन्हें नया एंटीना चाहिए। एली दुखी होकर कहती है कि मरियल जूनियर ने उसे सिर्फ उसके पिता के नाम की वजह से बुलाया था और उसकी वजह से सब मारे गए। बुकर उसे समझाता है कि ये उसकी गलती नहीं है। तब एली एक पुराना सच बताती है कि आखिरी बार जब वो रास्ता भटकी थी तो उसकी माँ की जान चली गई थी। वो माउंट मैकिनली पर 4H रहे थे जब तूफान आया। पोलियो की वजह से एली का पैर जाम हो गया था। उसके पिता उसे पीठ पर उठाकर ले गए लेकिन धुंध में उसकी माँ खो गई। हॉलिस ने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद से उसके पिता उससे नजरें नहीं मिला पाते थे और अब एली नक्शों के जरिए ही दुनिया को देखती है। बुकर फिर से एली को समझाता है कि पुरानी घटना और ये हादसा उसकी गलती नहीं बल्कि कुदरत का खेल है। एली को याद आता है कि बेल ने कहा था कि जहाज को चौकी से मदद के लिए कॉल आया था। बुकर बताता है कि वहाँ एक रेडियो टावर है तो एली कहती है कि क्यों ना उससे जहाज को मैसेज भेजें। दोनों बाहर जाते हैं और टावर पर चढ़ने से पहले बुकर उसे बंदूक चलाना सिखाता है। वो उसे एक रस्सी बांधता है और चेतावनी देता है कि अगर वो जीव दिखे तो लड़ने के बजाय भाग जाना। बुकर टावर पर चढ़ाकर उसे ठीक करने लगता है। काम पूरा होने पर एली रेडियो चेक करती है, सब ठीक काम कर रहा होता है। तभी बुकर को कुछ गलत महसूस होता है और वो चिल्लाने लगता है कि वो आ रहा है। तभी वो टावर से फिसल जाता है पर रस्सी की वजह से लटक जाता है। एली ऊपर खून गिरते हुए देखती है और मदद के लिए आगे बढ़ती है लेकिन तभी उस राक्षस के गुर्राने की आवाज आती है और वो डरकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद बुकर को होश आता है और वो खुद को रस्सी से आजाद करके नीचे गिरता है। एली उसे दूर से देखती है। तभी वो राक्षस आता है और अपने पंजों से बुकर को कुचल कर मार डालता है। रोते हुए भागते हुए एली को वही पुरानी केबिन मिलती है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। अंदर उसे एक आदमी पिंजरे में मिलता है। उसे लगता है कि वो उसके पिता हॉलिस हैं लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वो मैरियल संडे हैं। वो गुस्से में पूछता है कि उसके पिता कहाँ हैं। एली समझ जाती है कि ठंड की वजह से वो पागल हो रहे हैं, फिर भी वो उन्हें आजाद कर देती है। वो उन्हें वापस चौकी पर ले आती है जहाँ मैरियल जूनियर उनकी देखभाल करता है। कमरे की तलाशी लेते हुए एली को मोर्फिन की एक शीशी मिलती है और एक ऐसा नक्शा मिलता है जो दिखाता है कि कैसे एक इंसान राक्षस में बदल सकता है। ये देखकर उसे संडे पर शक होने लगता है। मैरियल जूनियर कहता है कि वो सुबह अपने पिता को लेकर जहाज पर लौट जाएगा और चाहता है कि एली भी उनके साथ चले। एली कहती है कि इस मिशन का उस पिंजरे से कोई कनेक्शन है और उसे पता था कि उसके पिता सिर्फ पैसों के लिए नहीं आए थे। मैरियल जूनियर कहता है कि वो पागल हो रही है लेकिन एली कहती है कि कोई भी शौक में अलास्का में पिंजरा नहीं ले जाता। तभी संडे हाथ में बंदूक लेकर आता है और कहता है कि वो हॉलिस को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि उसी ने उसे उस पिंजरे में कैद किया था। अब वो उन दोनों को अपने साथ ले जाकर मिशन का असली मकसद बताने की तैयारी करता है। संडे बताता है कि उनका असली मिशन तेल खोजना कभी था ही नहीं। वो यहाँ एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहाँ अमीर लोग आकर शिकार कर सकें। मार्गरेट हैरानी से पूछती है कि वो किसका शिकार करने आए थे। तब वो खुलासा करता है कि ये एक जीवित फॉसिल है, एक ऐसा राक्षस जो ईसा मसीह के जन्म से भी पहले से मौजूद है। उसने पहले भी कई टीमें भेजी थीं पर कोई वापस नहीं आया। आखिरी खबर यही मिली थी कि वहां एक भयानक जीव है जो इंसानों को खा जाता है। संडे कहता है कि तेल से उसका मन भर गया था और वो इस जीव को पकड़ने के लिए पागल हो गया था। वो हॉलिस मतलब एली के पिता के पीछे इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें इस रहस्यमयी कहानी के बारे में पता था। वो ये भी बताता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का सामना भी एक बार ऐसे ही जीव से हुआ था जिसने उसकी आधी सेना खत्म कर दी थी। हॉलिस को यकीन था कि वो बंदर और ये राक्षस एक ही जीव
जीव हैं। जब एली पूछती है कि क्या उसने उसके पिता को मजबूर किया, तो संडे कहता है कि हॉलिस खुद उसकी मदद करने के लिए विनती कर रहे थे। वहां पहुंचने पर राक्षस ने सभी शिकारियों को मार डाला, सिर्फ संडे और हॉलिस बचे। उन्हें उस जीव का एक बच्चा मिला। हॉलिस को उस बच्चे पर दया आ गई और उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन संडे ने उसे मरने के लिए पिंजरे में बंद कर दिया ताकि जब उसकी माँ उसे बचाने आए तो वो उसे पकड़ सके। मार्गरेट कहती है कि अगर बच्चा है तो माँ के साथ पिता मतलब नर राक्षस भी होगा। मैरियल जूनियर डर कर भागना चाहता है, लेकिन उसका पिता उसे धमकाता है और एली के सिर पर बंदूक के बट से हमला कर देता है। वो एली को चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए ले जाते हैं। संडे अपने बेटे को मजबूर करता है कि वो एली को उसी पिंजरे में बांध दे। रात को वो टॉर्च जलाकर राक्षस का इंतजार करने लगते हैं। बेहोश मार्गरेट को होश आता है और वो अपने सामने उस जीव को देकर उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो राक्षस उसे बेरहमी से मार डालता है। चीखें सुनकर एली की नींद खुलती है। वो अपने सामने राक्षस को देखकर दहशत में आ जाती है और रस्सियों को खोलने की कोशिश करती है। वो आजाद तो हो जाती है पर पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाती और राक्षस के बिल्कुल सामने आ जाती है। राक्षस पिंजरे को गिरा देता है। तभी संडे उस पर बेहोशी की दवा वाले इंजेक्शन से हमला करता है। वो अपने बेटे मैरियल जूनियर को पिंजरे के पास जाकर राक्षस को बांधने के लिए भेजता है। मैरियल जूनियर डरते हुए एली को पुकारता है, लेकिन एली पीछे से आकर उसे रस्सी से जकड़ लेती है और उसे मार डालती है। इसके बाद वो जमीन पर रेंगते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन संडे उसके पास पहुंच जाता है। एली रहम की भीख मांगती है, पर संडे उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। तभी वहां हॉलिस की चीख सुनाई देती है और वो संडे का सामना करने के लिए सामने आता है। संडे कहता है कि वो अपनी बेटी की जान के बदले उस राक्षस के बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार है। जब उनका ध्यान भटकता है तो एली के पास जो राक्षस का बड़ा दांत था वो उससे संडे की टांग में वार कर देती है। संडे गिर जाता है और एली उसके सिर पर प्रहार करती है। एली बेहोश होकर गिर जाती है और मरते मरते संडे चिल्लाता है कि हॉलिस ने एक राक्षस के लिए उन सबको मरवा दिया। मरने से पहले वो हॉलिस से पूछता है कि क्या ये सब करना वाकई फायदेमंद था, लेकिन हॉलिस खामोश रहता है। बाद में एली की आंख खुलती है और वो अपने पिता को देखती है। पिता उसे वहां आने के लिए डांटते हैं। एली कहती है कि किसी को तो उन्हें घर वापस लाना था और पिता पूछते हैं कि क्या वो कोई और नहीं हो सकता था। वो कहती है कि उसने कोशिश तो की। फिर वो उनसे सवाल करती है कि उन्होंने उसे बचपन में ही क्यों छोड़ दिया था। हॉलिस बात काटे हुए कहते हैं कि वो राक्षस इंसानों जैसी आवाजें निकाल सकता है और उसे बचपन में एली की याद आई, इसलिए उसने उस बच्चे को संडे के चंगुल से बचाने का फैसला किया। वो कहते हैं कि वो इतने सालों तक सिर्फ एली के बारे में ही सोचते रहे। एली देखती है कि उसके पिता उस बच्चे को खाना खिला रहे हैं। इसी बीच पता चलता है कि मैरियल जूनियर मरा नहीं है। वो अपनी बंदूक उठाता है और अपने पिता की लाश देखता है। तभी हॉलिस और एली को गुर्राने की आवाज आती है और हॉलिस कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को ढूंढते हुए आ गई है। हॉलिस बच्चे को ले लेते हैं, लेकिन एली कहती है कि वो साथ नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। हॉलिस कहते हैं कि वो उसके साथ नहीं जाएंगे। वो अपना प्लान बताते हैं। वो बच्चे का इस्तेमाल करके उस राक्षस को भटकाएंगे ताकि एली भाग सके। वो उसे एक डोंगी का रास्ता बता देते हैं। एली उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हॉलिस कहते हैं कि वो हमेशा से अपनी हिफाजत करना जानती है। हॉलिस उसे अलविदा कहते हैं और अपना प्लान शुरू करते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें पकड़ लेता है और तुरंत मार डालता है। एली उस डोंगी को ढूंढ लेती है, आखिरी बार अपने पिता के दिए हुए कंपास को देखती है और घर की ओर निकल बचती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।